ओके, आज डिफ्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है, जैसे आपने इंटरफेरेंस देखा है, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन होती है सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर लाइट वेव्स। टू और मोर लाइट वेव्स, उसको हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स भी कहते हैं इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में थोड़ी सी डिफरेंस ये होता है कि इंटरफेरेंस में हम दो स्लिट्स लेते हैं। कितनी स्लिट्स होती हैं? देयर आर टू सोर्सेस, वाइल इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन में जो स्लिट है हमारी सिंगल स्लिट है। तो ये बेसिक डिफरेंस हम कह देते हैं कि ये डबल स्लिट है और ये सिंगल स्लिट है, लेकिन द इंटरफेरेंस इज बेसिकली सब पार्ट ऑफ डिफ्रैक्शन। मतलब इंटरफेरेंस भी एक पार्ट डिफ्रैक्शन का ही है। यानी मैं ये नहीं कह सकता सिंगल स्लिट है तो डिफ्रैक्शन है, टू स्लिट भी डिफ्रैक्शन होती है, थ्री स्लिट भी डिफ्रैक्शन होती है, फोर स्लिट भी डिफ्रैक्शन होती है। मतलब इंटरफेरेंस इज अ पार्ट ऑफ डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस इज अ पार्ट ऑफ डिफ्रैक्शन। तो जो बेसिक डिफरेंस इनकी डेफिनेशन में है वो डिफ्रैक्शन में ये होता है, रेनफोर्समेंट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। अगर वन वर्ड में आप डेफिनेशन देते हैं, रेनफोर्समेंट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, तो इसका देखो बेटा डायग्राम बनाना तो डिफिकल्ट है, क्योंकि सेकेंडरी वेवलेट्स जब आपने हगिंस प्रिंसिपल किया था तो ये माना था यहाँ पर कोई सोर्स है, तो पेरेंट सोर्स के कारण ये एक प्राइमरी वेव फ्रंट है। तो प्राइमरी वेव फ्रंट जैसे ये सोर्स लाइट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हर एक साइड, तो यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज लाई करते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट पे, तो उनके कारण भी जो वेवलेट्स जनरेट होते हैं लाइक दिस वन, दीज आर द स्फीयर, दीज आर कॉल्ड वेवलेट्स। तो उनकी जो सुपरपोजिशन है उसके कारण जो पैटर्न बनता है उसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इन जनरल अगर डेफिनेशन लिखनी है तो मतलब आपने रेनफोर्समेंट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स है। देखो सेकेंडरी वेवलेट्स का डायग्राम नहीं बनना इधर, साफ सी बात है, वो तो ऐसे ही बोलेंगे रेनफोर्समेंट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाँ, इसको समझाया जा सकता है। अभी इसकी जो दूसरी बेसिक डेफिनेशन है वो होती है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द शार्प कॉर्नर्स, एट द शार्प कॉर्नर्स। तो ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। जैसे हम बात करें, जैसे प्लस वन में पढ़ा हुआ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, वन इज साउंड वेव, अनदर वन इज लाइट वेव। तो हम कह देते हैं जैसे हम एक कमरे में बैठे हैं, दूसरे कमरे में हमारे पेरेंट्स बैठे हैं, तो अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो वो दूसरे कमरे में बड़े आराम से चल जाती है। लेकिन अगर वही लाइट की बात करें तो लाइट एक कमरे से दूसरे कमरे में, अगर दरवाजा आपका ओपन भी है तो भी लाइट बेंड नहीं होती ज़्यादा। कौन बेंड होती है ज़्यादा? दैट साउंड वेव बेंड हो जाती है, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है डिफ्रैक्शन की, देखो ये तो डेफिनेशन है बेंडिंग ऑफ लाइट एट दी शार्प कॉर्नर्स, बट बेसिकली कंडीशन अगर पूछें, ये पूछी जाती है पेपर में, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है? डिफ्रैक्शन होगा कब? तो डिफ्रैक्शन तब होता है when the size of the obstacle, when the size of obstacle or slit is comparable with the wavelength of the light, the wavelength of the light। इसको ध्यान से सुनो, ये क्या चीज है? अगर लाइट ना कहूँ, सिर्फ वेव बोल दूँ तो साउंड वेव भी उसके अंदर एंटर होगी। एक कमरे से दूसरे कमरे में दरवाजे का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। साउंड वेव की जो वेवलेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा है, 17 mm से 17 मीटर तक होती है, 17 मीटर तक। तो इतनी वेवलेंथ होने के कारण अगर हमारा कोई ऑब्स्टेकल या कह लो स्लिट है, वहाँ से जो साउंड वेव है वो बेंड हो जाती हैं। लेकिन अगर बात करें लाइट वेव की, लाइट वेव की जो वेवलेंथ है वो बहुत थोड़ी होती है, नैनोमीटर में। किस में होती है? नैनोमीटर। तो नैनोमीटर होने के कारण उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, वेवलेंथ बहुत छोटी है, यानी जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है वो भी बहुत छोटा चाहिए, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल भी बहुत छोटा चाहिए तो बेंड होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर इसकी बात करें तो ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मालूम है, यक्षोवेव्र। तो इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ यक्षोवेव्र रेडियो वेव की है। किसकी है? रेडियो वेव। तो रेडियो वेव जो हमारी है वो बेसिकली इसके स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा वेवलेंथ लगती है। तो यानी जो मोबाइल की होगी, जो हमारी मोबाइल की है, ये थोड़ा सा हिल गया है, बच्चा आया थोड़ा सा हिला दिया, देखो कितना मजा आया। आगे चलते हैं। ऐसे भी जो मोबाइल होता है, मोबाइल की जो वेव्स हैं वो रेडार वेव, ये रेडियो वेव होते हैं, क्योंकि रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे, ध्यान से सुनो, देखो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन सी वेव की है? रेडियो वेव की। तो ही करके आप इस कमरे में बैठे हैं तो कहीं से भी छोटी सी पोजीशन से भी जो रेडियो वेव्स है वहाँ से बेंड होके आ जाती है। डिफ्रैक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा बेंड कौन होगी? जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी बेंडिंग में इश्यूज आ जाते हैं कि उतना छोटा हमें ऑब्स्टेकल का साइज चाहिए। ऑब्स्टेकल और स्लिट के बारे में अभी आप नया डायग्राम देखो तो समझ में आएगा। सपोज मैंने मान लिया, जनरल बात करें,
जैसे मैंने यहाँ पर एक कॉइन रख लिया, तो मैंने मान लिया यहाँ पर एक बल्ब का सोर्स है और यहाँ पर एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन रख ली। अब लाइट यहाँ से निकलेगी, ज्योमेट्रिकली हम कहेंगे लाइट यहाँ से यूँ जाएगी और इस तरफ ऐसे जाएगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रीजन है वहाँ पर ज्योमेट्रिकली शेडो आनी चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग तो लाइट यहाँ से यहाँ जा नहीं सकती। यहाँ पर कॉइन आ गया तो लाइट यहाँ पर इस रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीन में लाइट नहीं होनी चाहिए। दोबारा से देखो, लाइट इधर से निकलेगी, इधर तो जाएगी, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, सारी जगह लाइट सारी जगह जा सकती है, लेकिन इस कॉइन ने लाइट रोक दी। यानी ज्योमेट्री के हिसाब से हम ज्योमेट्री के हिसाब से यहाँ लेके जाएं और यहाँ लेके जाएं, यानी इस रीजन में लाइट नहीं होगी, लेकिन लाइट है बेंड हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है? बेंड। ज्योमेट्री के हिसाब से लाइट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये कौन सा रीजन है? ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन। लेकिन लाइट यहाँ पर जाके कुछ बेंड हो जाती है, यानी इस रीजन में आ जाती है। लाइट नहीं आनी चाहती लेकिन फिर भी आ जाती है, क्योंकि डिफ्रैक्शन इज बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट। जितना ये साइज ऑब्स्टेकल का छोटा होगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग ज़्यादा होती है, उतनी ज़्यादा बेंडिंग ज़्यादा होती है। अगर मैं सपोज मान लूँ जैसे दो मेरे फिंगर्स हैं, मैं फिंगर को स्लिट बना लूँ, ठीक है, तो ये एक तो फिंगर के शार्प एजेस नहीं है, फिंगर के शार्प एजेस नहीं है। तो अगर इसकी बात अगर हम इसमें करें, सपोज मैंने मान लिया ये मेरी दो स्लिट्स हैं, मतलब सिंगल स्लिट, यहाँ पर स्लिट है, यहाँ पर सोर्स है। अकॉर्डिंग टू लाइट न्यू जानी चाहिए, यानी लाइट इस एरिया में सारी जगह आ सकती है, ठीक है। इसके ऊपर और इसके नीचे ये सारा ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन है, यानी यहाँ पर अंधेरा होना चाहिए, लाइट नहीं आनी चाहिए। लेकिन लाइट शार्प कॉर्नर पे जाके क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, यानी लाइट ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन में भी आ जाएगी। यानी लाइट का बेंड होना उसके ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन में, इसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन तब ज्यादा होती है व्हेन इसका साइज ऑफ स्लिट कंपेरेबल, ये जो साइज ऑफ स्लिट है मतलब इसकी जो विड्थ कह लीजिए, विड्थ ऑफ स्लिट कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ से कंपेरेबल हो। कंपेरेबल का मतलब है जितनी इसकी स्लिट का साइज है उतनी वेवलेंथ हो, मतलब ये छोटी है तो वेवलेंथ भी बहुत छोटी है, तो ये भी बहुत छोटी है। अगर इसका साइज बड़ा हो जाएगा, यहाँ ये शार्प एजेस नहीं होंगे तो बेंड नहीं होती लाइट। अगर आप दो फिंगर से सोर्स को पीछे रख देंगे तो लाइट ने बेंड नहीं होना, क्योंकि इसकी शार्प एजेस नहीं है, इसकी शार्प एजेस हैं। जैसे दो ब्लेड रख दोगे ना, तो दो ब्लेड के कारण ज्योमेट्रिकल रीजन में जो लाइट की बेंडिंग है वो ज्यादा होगी। चलो कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले डिफ्रैक्शन अगर आपको आता है डेफिनेशन ही, इस अभी जितना ही बताया उसमें सिर्फ वन पार्ट आना आपको। डेफिनेशन तो डिफरेंस में पूछी जाएगी, डिफ्रैक्शन की। एक ही चीज पूछते हैं, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन कब हो? तो डिफ्रैक्शन कब हो? सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या है? व्हेन, बोलो, व्हेन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल बोला था मैंने कॉइन के केस में, और स्लिट बोला ये जनरल डायग्राम, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट कब होती है? जब साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर भी कह देते हैं इसको, और साइज ऑफ स्लिट भी बोल देते हैं, इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। चलो वेवलेंथ ऑफ लाइट से कंपेरेबल होगा। तो डिफ्रैक्शन के आगे टाइप्स हैं, तो जो आपके सिलेबस में टाइप है वो है फ्रॉनहोफर टाइप, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में पहले डिफ्रैक्शन में आपको दो टाइप बताए जाते हैं, एक जनरल बता देते हैं फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन, एंड सेकंड है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। there are two types of diffraction. फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन में मानते हैं जो सोर्स और जो स्क्रीन है, सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस पे? फाइनाइट डिस्टेंस। वो तो दोनों इन्फिनिटी पे नहीं है, यानी दोनों के इनकमिंग और आउटगोइंग वेव फ्रंट प्लेन नहीं होगी। कौन सी वेव फ्रंट नहीं होगी? आउटगोइंग और इनकमिंग। दोबारा से सुनो, ये पता होना चाहिए भी, वेव फ्रंट प्लेन कब होता है? वेव फ्रंट प्लेन तब होता है जब सोर्स इन्फिनिटी पे हो। सोर्स किस पे हो? नहीं तो दो तरीके के वेव फ्रंट होते हैं, एक सिलेंड्रिकल एक स्फेरिकल। सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल वेव फ्रंट एंटर होगा और वही बाहर निकलेगा अगर कौन सी डिफ्रैक्शन हो? फ्रेस्नल। ये हमने नहीं पढ़नी, लेकिन डेफिनेशन याद होनी चाहिए। फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन वो डिफ्रैक्शन होता है जिसका सोर्स और स्क्रीन दोनों ही इन्फिनिटी पे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसका एंटर होने वाला कह लीजिए वेव फ्रंट और बाहर जाने वाला दोनों ही प्लेन वेव फ्रंट नहीं होते। वो सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं। हमारे सिलेबस में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में ऐसा होता है, ये माना जाता है भी सोर्स भी इन्फिनिटी पे है और जो स्क्रीन है वो भी इन्फिनिटी पे है,
यानी वेव फ्रंट आ भी प्लेन रहा है स्लिट के अंदर और जा भी प्लेन रहा है। सपोज मैंने मान लिया लैब के अंदर प्लेन वेव फ्रंट जनरेट करना बड़ा सिंपल है। आपने एक लेंस रख लिया, लेंस के फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, यानी बल्ब के सोर्स को रख दिया, ठीक है। बल्ब के सोर्स को रख दिया, लाइट यहाँ से यहाँ आ गई, क्योंकि आपने फोकस पे रखा तो अपने आप ये जो वेव फ्रंट है वो प्लेन मिलेगा। यानी ये स्लिट का प्लेन है, ये स्लिट है, ऊपर नीचे ये स्लिट शो कर दी है। इतनी बड़ी साइज ऑफ स्लिट नहीं होती, ये 1 mm या 0.5 mm। ये जो गैप है बहुत छोटा होता है, ये जानबूझ के बड़ा बनाया गया, ये गैप बहुत छोटा है। तो यहाँ से जो आने वाला वेव फ्रंट है वो प्लेन है, ये प्लेन वेव फ्रंट एंटर हो रहा है, और जाने वाला वेव फ्रंट भी, जैसे मैंने ये 2 लाइन बनाई है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यानी यहाँ से जाने वाला वेव फ्रंट भी क्या है, प्लेन है, और आने वाला वेव फ्रंट भी प्लेन है। ये ऐसी डिफ्रैक्शन को हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। मतलब डेफिनेशन अगर आपसे पूछे व्हाट इज फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, एक लाइन की डेफिनेशन है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग कौन वेव फ्रंट इज प्लेन। या फिर सिंपल डेफिनेशन बनती है सोर्स एंड स्क्रीन बोथ लाई एट इन्फिनिटी, बोथ लाई एट इन्फिनिटी, क्योंकि प्लेन ही वेव फ्रंट आ रहा है और प्लेन वेव फ्रंट ही बाहर जा रहा है। तो अब इसमें ये ना एक तरीके से मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है, डिफ्रैक्शन का कोई प्रूफ नहीं है, ये कंडीशन एक्सप्लेन करेगा। चलो देखते हैं, सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। ये आपको पता लगे फोकस पे रखा, ये लेंस L1 है, तो लेंस L1 को हमने ऐसे रखा भी, यहाँ से जो हमारी वेव फ्रंट है वो प्लेन जनरेट हो। ये स्लिट है, इसका डिस्टेंस मैंने मान लिया छोटा d है। इंटरफेरेंस में जो स्मॉल d था दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स, 2 स्लिट थी 1 and 2, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस को हम स्मॉल d बोलते थे। इसमें स्लिट t है क्या, यानी स्लिट के गैप को यानी विड्थ को हम छोटा d बोल देते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, मैंने क्या मान लिया, मैंने मान ली यहाँ पर बड़े सारे सोर्स आ गए, देखो इनफिनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो इन सारे सोर्सेज से लाइट निकलेगी। तो सोर्स से ऐसे लाइट नहीं है भी सिर्फ इधर निकलेगी, सोर्स से लाइट सारी तरफ निकलेगी। यानी मैं ये जो डॉटेड लाइन खींची है, ये डॉट, तो इस पॉइंट P पे जब कोई इमेज बनेगी तो इस सारे सोर्सों से ऐसे करके लाइट निकलेगी और पॉइंट P पर रीच करेगी। सिमिलरली अगर सेंट्रल मैक्सिमा बोलें तो सारे पॉइंट से यहाँ से सारे पर यहाँ पर पॉइंट पे पहुंचेगी, और यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा तो बनता है ये ऊपर वाली लाइट और थल्ले वाली लाइट को देख लो, नीचे वाली लाइट को, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक पाथ डिफरेंस 0 है। पाथ डिफरेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट सोर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करने का जो लाइट सोर्स का डिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल है, दोनों सेम है, दोनों के डिस्टेंस ट्रेवलिंग क्या सेम है। पाथ डिफरेंस 0 है किसी भी पॉइंट के लिए, चाहे ये देखो चाहे ये देखो, सबका टाइम रीचिंग का यानी जो यहाँ पर पॉइंट है वो 0 है, यानी यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 होता है, पाथ डिफरेंस 0। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन। सर ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या है सर, आपने रेड कलर की लाइन खींची, ब्लैक कलर की लाइन खींची, लेंस बना दिया, बोली भी जाते हो स्क्रीन इन्फिनिटी पे है, स्क्रीन इन्फिनिटी पे तो है नहीं सर। ऐसा है, स्क्रीन इन्फिनिटी का बोलने का मतलब ये है प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट जा रहा है, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट, ये जो लेंस रखा है, ये लेंस ऐसे रखा है भी, ये जो स्क्रीन है उसके फोकस पे है, क्योंकि जब पैरेलल रेज आती हैं तो वो फोकस पे कनेक्ट होंगी, यानी ये जो स्क्रीन है वो फोकल प्लेन पे है, फोकल प्लेन ऑफ लेंस 2, इस लेंस की ये फोकल लेंथ है। यानी अगर इसको पूरा एक प्लेन बना दें, स्क्रीन बना दें, तो इसको फोकल प्लेन कहेंगे इस लेंस का। यानी जब भी पैरेलल रेज, यानी ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो सारी की सारी इमेजेस इसी स्क्रीन के ऊपर बनाएंगे। यह सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट बोला जिसपे पाथ डिफरेंस 0 है, पॉइंट भी कोई भी हो सकता है, एनी मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे इंटरफेरेंस में मैक्सिमा मिनिमा मिलते थे, यानी ब्राइटेस्ट इमेज फिर ब्राइट के बाद डार्क फ्रिंज मिल जाती थी, ऐसे इसमें भी फ्रिंज बनती हैं। इंटरफेरेंस में फ्रिंज बनती थी ब्राइट डार्क, ऐसे इसमें फ्रिंजेस बनेगी, सेंट्रल मैक्सिमा में ब्राइट बनेगी, उसके बाद डार्क आएगी, फिर ब्राइट आएगी। तो सबसे पहले आपको टीचर ने बोला थर्ड मैक्सिमा निकालो, तो आप बोलेंगे सर ये थर्ड मैक्सिमा इंटरफेरेंस का क्या डिफ्रैक्शन का है, तो वो शायद क्वेश्चन में ये भी ना बोले भी इंटरफेरेंस है या डिफ्रैक्शन है, तो नाम से पता लग जाता है। अगर वो थर्ड मैक्सिमा यूज कर रहे हैं तो वो इंटरफेरेंस का है, अगर वो थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा यूज करें, यहाँ पर वर्ड लग गया सेकेंडरी, तो दैट इज द डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की जो पहली डेफिनेशन मैंने लिखी थी वो लिखी थी रेनफोर्समेंट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, रेनफोर्समेंट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है वो भी मतलब दिमाग में लगाओ। आपकी बुक में ऐसे लिखा है भाई यहाँ से जो वेव्स निकल रही हैं स्लिट से,
वो सेकेंडरी वेव्स हैं। कौन सी वेव्स हैं? सेकेंडरी वेव्स। वो कहता है इस पोजीशन से सारी तरफ लाइट निकलेगी, इस तरफ भी जाएगी वेव, इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, ऐसे हर एक पॉइंट से सारी तरफ वेव्स जाएंगी। लेकिन उन्होंने ऐसा डायग्राम इसका बनाना नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डायग्राम। तो सेकेंडरी वेव्स बोल दो, सेकेंडरी वेवलेट्स नहीं बोलना, तो सेकेंडरी वेव्स। तो सेकेंडरी वर्ड यूज हुआ है, यानी ये सेकेंडरी वेवलेट्स की सुपरपोजिशन से बनते हैं। तो करके कोई भी मैक्सिमा या कोई भी मिनिमा के आगे वर्ड लगा होता है सेकेंडरी। अगर मैंने एट्थ मिनिमा बोलना तो मैं एट्थ मिनिमा नहीं बोलूंगा, बोलूंगा सेकेंडरी एट्थ मिनिमा। अगर मैंने सेकंड मिनिमा बोलना तो बोलूंगा सेकेंडरी सेकंड मिनिमा। अगर मैंने कोई मैक्सिमा बोलना है टेंथ मैक्सिमा, तो मैं इसको ऐसे ही बोलूंगा टेंथ सेकेंडरी मैक्सिमा। डिफ्रैक्शन में कोई भी मैक्सिमा या कोई भी मिनिमा के आगे वर्ड लगना है सेकेंडरी, पक्का वो लगाना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अभी क्या हुआ, यहां से मैंने ये एंगल मान लिया, ये एंगल थीटा है सपोज, तो सब में एंगल थीटा लेंगे। अब ये वाली लाइट का डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पर कम है और ये वाली लाइट का डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा है, तो हम यहाँ से ना यूं करके एक परपेंडिकुलर डाल लेंगे लाइक दिस वन। तो ये 90 डिग्री डाल लेंगे। इसको मैंने मान लिया b, इसको माना a, इसको लिख दिया n। b से लेके n तक अगर मैं n से काउंट करूं, देखो n से और यहां से चलें तो इस पॉइंट p पे जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो सेम है, यानी a और n से अगर पाथ डिफरेंस 0 आ जाएगा, यानी b और a की बात करें तो ये जो पाथ डिफरेंस है वो bn होगा। दिस इज द पाथ डिफरेंस, bn इज द पाथ डिफरेंस, यानी नीचे वाली रे bn डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रही है, नीचे वाली रे bn डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रही है, यानी पॉइंट p पे पाथ डिफरेंस है। अगर सेंटर मैक्सिमा में बात कर रहे थे तो a से लेके और b से लेके यहाँ तक पाथ यानी रास्ते का कोई डिफरेंस नहीं था, यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 था। सेंट्रल मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस 0 होता है। चलो अभी जब आपने इसको ड्राइव करना है पूरी डेरिवेशन को, तो आपने मान लेना ये एंगल थीटा हो गया, ये भी एंगल से थीटा क्यों हो गया, बिल्कुल सिंपल है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 90 डिग्री है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 90 डिग्री, यानी ये थीटा तो ये भी एंगल थीटा हो गया। तो इस ट्राइंगल में अगर साइन थीटा बोले, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इसमें bn है, देखो ये थीटा है और ये 90 यानी ये बेस है, यानी ये परपेंडिकुलर है bn अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज ab दैट इज d, sin थीटा इज bn by d। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन, इसी पे सारा काम है, सारी थ्योरी है। इस डिफ्रैक्शन का प्रूफ नहीं होता, डिफ्रैक्शन की सिर्फ थ्योरी है, वो उसने कंडीशन बतानी है, आपने याद करनी है। अगर ये सोचोगे ये कैसे हुआ फिर टाइम बहुत लगेगा, मतलब उसका प्रूफ कोई नहीं है, सीधी सी बात है। देखो मैं बस साइन थीटा इक्वल टू bn by d, उन्होंने कहना है इसमें पहले हमेशा मिनिमा डिफाइन होता है। इंटरफेरेंस जब ड्राइव करते थे तो इंटरफेरेंस में पहला मैक्सिमा करते थे, मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस x इक्वल टू n लैम्डा, मिनिमा का 2n-1 लैम्डा बाई 2, पहले मैक्सिमा डिफाइन करते थे फिर मिनिमा इंटरफेरेंस में। ये आ गया डिफ्रैक्शन, इसमें कभी मैक्सिमा पहले नहीं डिफाइन होना, ध्यान से सुनो, पहले मिनिमा डिफाइन होना है। तो सबसे पहले जो मैंने मिनिमा डिफाइन करना है तो मैं बोलूंगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा वहां मिलेगा जहां पर मैं थीटा को थीटा 1 लूंगा, bn को मैं लैम्डा लूंगा, तो मेरा जो साइन थीटा 1 आया वो आया लैम्डा बाई डी। सर ये कौन सा आपने प्रूफ किया है? आपने तो जस्ट लिख दिया भाई फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा वहां आएगा जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा हो। तो इसको थ्योरेटिकली प्रूफ करना हमने, प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। थ्योरेटिकली कैसे प्रूफ करना है, हम लिखेंगे इसके आगे पूरी लाइन लिखेंगे, इट इज बिकॉज एज वी अज्यूम दैट, मैं बोल देता हूं लिख लेना अपने आप, एज वी अज्यूम दैट द स्लिट ए बी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब मैंने मान लिया भी इस स्लिट को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 2 इक्वल हिस्सों मतलब ये मैंने एक पॉइंट सी ले लिया, ए सी और सी बी 2 पॉइंट ले लिए, 2 हिस्से ले लिए। ध्यान से सुनो, पहला मिनिमा उधर बना जहां bn लैम्डा था और थीटा थीटा 1 था। फर्स्ट मिनिमा बना साइन थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा बाई डी। अगर मैं सेकंड मिनिमा बोलता तो मैंने थीटा 1 की जगह थीटा 2 बोलना था और bn जो लैम्डा है उसकी जगह 2 लैम्डा हो गया, कितना हो गया 2 लैम्डा सेकंड मिनिमा। थर्ड मिनिमा पे यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 लैम्डा, फोर्थ मिनिमा में 4 लैम्डा, फिफ्थ मिनिमा में 5 लैम्डा। तो ऐसे है भाई, आपको ये पता लग गया भाई पहला मिनिमा तब आएगा जब हमारा bn है वो क्या है हमारा लैम्डा है, यानी bn की वैल्यू हमारी लैम्डा है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ऐसा है भाई अगर मैंने मान लिया
तो इसको प्रूफ कैसे करना है, ये दो हिस्सों में बांट दिए हैं, ए सी एंड सी बी। अब ध्यान से सुन लो, ये मेन लाइन है, आपने ये कहना है द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द टू हाफ्स, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ द टू, सॉरी क्या कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन से हैं, व्हाट इज कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सर, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है ए से यहां पर आ जाओ नीचे थोड़ा यहां पर, और सी से थोड़ा सा यहां नीचे आ जाओ, यानी इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, जितना नीचे यहां से उतना नीचे यहां से, ये दोनों जब पॉइंट से लाइट निकलेगी और पॉइंट पी पे पहुंचेगी तो दे रीच्ड एट फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, दोनों में फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा, मतलब कहने का मतलब दे रीच द पॉइंट पी आउट ऑफ फेज, दे रीच द पॉइंट पी आउट ऑफ फेज। इसका क्या मतलब है, अगर यहां से लाइट निकली तो इसका यहां पर क्रस्ट है, और यहां से लाइट निकली तो इसका क्या है, यहां पर ट्रफ है, यहां पर इसका क्या है, ट्रफ है। अगर इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ बनेगा, यहां पर मिनिमम बनाएगा कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, यानी सी से थोड़ा सा ऊपर देखे तो ये पॉइंट ले लिया, बी से थोड़ा सा ऊपर देखे ये ले लिया, ये और ये दोनों पॉइंट जब यहां पर पहुंचेंगे तो दे रीच द पॉइंट पी आउट ऑफ फेस, दे रीच द पॉइंट पी आउट ऑफ फेस, आउट ऑफ फेस पहुंचेंगे, यानी द पाथ डिफरेंस जो होता है आउट ऑफ फेस का मतलब फेज डिफरेंस 180 डिग्री, आउट ऑफ फेज मतलब फेज डिफरेंस 180 डिग्री, हेंस पाथ डिफरेंस कितना आ गया, तो ये आपको रिलेशन मालूम है, फाई इक्वल टू 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, अगर फाई हमारा कितना है 2 पाई है, तो जो हमारा x कितना हो जाएगा, दैट इज लैम्डा, पाथ डिफरेंस कितना आ गया, लैम्डा। तो जनरल ये प्रूफ हो गया हमारा। अगर मैंने दूसरा मिनिमा लेना है, सेकंड मिनिमा, एक बार मैं इसको दोबारा डिफाइन करूंगा, एक मिनट सुन लो, थीटा इक्वल टू थीटा 2 लिख देंगे, साइन थीटा 2 bn की जगह जब मैंने पहली बार लैम्डा माना था, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 लैम्डा, ये पोजीशन सेकेंडरी मिनिमा, ये दूसरा मिनिमा है, दूसरे नंबर का। अब इसमें थ्योरी में क्या लिखोगे, सुनो, आप कहोगे द स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, कितने पार्ट्स, 4 इक्वल, नॉट 2, फॉर फर्स्ट मिनिमा स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ द 2 पार्ट्स रीच द पॉइंट पी आउट ऑफ फेस, यानी आउट ऑफ फेस का मतलब होता है एक क्रस्ट है तो दूसरा क्या है, ट्रफ है। अगर मैंने दूसरा मिनिमा बोलना है तो मैं ना इसी पॉइंट को ए सी और सी बी में डिवाइड नहीं करूंगा, द स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। फर्स्ट पार्ट के जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, जैसे मैं अगर बोलूं, जैसे ए से लेके यहां पर मैंने सी, ये मैंने ले लिया कोई ई, और ये ले लिया एफ, ए से लेके सी एक, सी से लेके ई दूसरा, ई से लेके एफ तीसरा, और एफ से लेके बी, यानी मैं 4 हिस्सों में बांट लिए। अब मैं ऐसे बोलूंगा द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ 2, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब ये ए के थोड़ा सा नीचे और सी के थोड़ा सा नीचे आ जाए, दे रीच द पॉइंट पी आउट ऑफ फेस, एंड ई के नीचे थोड़ा सा आ जाए और एफ के नीचे थोड़ा सा, दे रीच द पॉइंट पी आउट ऑफ फेस। मतलब कहने का मतलब वही है, जैसे पहले जब हमने पहला मिनिमा बनाया था तो स्लिट के 2 इक्वल पार्ट्स लिए थे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट मिनिमा बना रहे थे जाके। अब जो सेकंड मिनिमा है तो इसके 4 हिस्से ले लेने हैं, पहले दूसरा हिस्सा इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड के जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, दे रीच द पॉइंट पी आउट ऑफ फेस, एंड थर्ड एंड फोर्थ के रीच करेंगे वो भी आउट ऑफ फेस। अगर मैंने बोला मैंने 7th मिनिमा बताना, कौन सा मिनिमा, 7th, अब मैं जनरल बता रहा हूँ, नहीं जनरल 7th मिनिमा बनाना है, तो हम स्लिट को डिवाइड करेंगे 14 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, पहला दूसरे को काटेगा, तीसरा चौथे को काटेगा, पांचवा छठे को, 13th 14th को काटेगा, और वहां पर मिनिमम रहेगा। ठीक है, इसका डायग्राम भी बन सकता है, जस्ट आपको समझ में आना चाहिए। देखो अभी जैसे मैंने फर्स्ट वाला डिवाइड किया था, अब मैं सबसे पहले मिनिमा फर्स्ट भी चल रहा हूँ। ये जो हमारा सी था, अब यहाँ से ये रेड थी और ये ब्लैक जा रहा था, दिस एंगल इज थीटा, ये मैंने बोला लैम्डा है, क्या बोला, ये लैम्डा है, ये बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट था, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये क्या हुआ लैम्डा बाय 2, और ये क्या है, यहाँ तो 0 है, यहाँ देखो ये दोनों पॉइंट यहाँ मिले हुए हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिली है, इस और इस लाइन में मैंने बोला ये डिस्टेंस लैम्डा है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ लैम्डा बाय 2, ये कितना हो गया, तो बोलो ये कितना डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 2। यानी मैं ये कह रहा हूँ भी कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ पर देखो, इसका और इसका पार्ट डिफरेंस, अब ध्यान से सुनो मेन चीज, अब इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का, ए और पॉइंट सी का पार्ट डिफरेंस कितना है, इसका 0 है, और यहां से लेके यहां तक कितना है लैम्डा बाय 2, यानी ए और सी अगर पॉइंट पी पे पहुंचे हैं तो इन दोनों का जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 तब पार्ट डिफरेंस होता है, ऐसे देखो एक सिंगल वेव देख लो, लैम्डा बाय 2 होता है जब एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का क्या मिले, ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है।
दोबारा से फर्स्ट मिनिमा उधर बनना है जहाँ पर बी एन लैम्डा है, बी एन क्या है लैम्डा। चलो सर क्लियर है सर। अब फिर अब लैम्डा बाय 2 कहाँ से लिया है, ध्यान से सुनो। बी एन लैम्डा मैंने बोला स्लिट को कितने इक्वल हिस्से में डिवाइड करना है 2, तो यानी ए सी और सी बी। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्यों सर बार बार बोल रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट का क्या मतलब है, यहाँ से और ये ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट सी है, ए और सी में पावर डिफरेंस देखो, ए और सी में पावर डिफरेंस देखो तो ये वाला पावर डिफरेंस का लैम्डा बाय 2 है, तो इन दोनों का पावर डिफरेंस है लैम्डा बाय 2। अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट का पावर डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है तो ही मिनिमम बनेगा, तो ये क्या बनेगा मिनिमम। अभी मैं ये पॉइंट ले लूँ इसके नीचे थोड़ा सा और इसके नीचे, इसमें और इसमें, यानी इसका भी कुछ लैम्डा के फॉर्म में आंसर आएगा, इसका भी कुछ लैम्डा के फॉर्म में आएगा, तो इन दोनों का लेकिन जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो फिर लैम्डा बाय 2 होगा, क्योंकि मिनिमा तो इधर तो ही बनेगा अगर जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पी पे पहुंचेंगे और उनके बीच में पावर डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। चलो सर एक बार दोबारा से समझाओ, हमें बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। पहले मेरे को एक बात बताओ, मिनिमा तब बनना है इस पॉइंट पे, मिनिमा तब बनेगा कोई भी पॉइंट, दो पॉइंट से लाइट पहुंचे पॉइंट पी पे और उन दोनों में पावर डिफरेंस लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 का मतलब एक क्रस्ट है तो दूसरी ट्रफ है। मैंने बोला पहला मिनिमा तब बन रहा है जब बी एन लैम्डा है, तो आपको सर प्रूफ करो। इसका प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ ऐसे है भी मैंने मान लिया स्लिट को दो इक्वल हिस्से ए सी और सी बी में डिवाइड कर दिया। अभी मैंने बोला ये लैम्डा है, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ये लैम्डा बाय 2 होगा। यानी अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट बोलूं, जैसे ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट सी ले लिया, ए और सी में जो पावर डिफरेंस है ये दस्ता लैम्डा बाय 2, क्योंकि 90 डिग्री डाल दी, यानी यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक पावर डिफरेंस 0 है, यानी ये वाला सिर्फ पावर डिफरेंस है लैम्डा बाय 2, यानी इन दोनों पॉइंट में लैम्डा बाय 2 है। अगर इससे थोड़ा सा नीचे जाए, इससे थोड़ा सा नीचे, यानी इन दोनों में पावर डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा, यानी यहाँ मिनिमम बनेगा। चलो अभी सर ने बोला सेकंड मिनिमम, सर आपने बोला 2 लैम्डा, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये हुआ 2 लैम्डा, ये कितना हुआ, तो अभी इसके 4 हिस्से डिवाइड करोगे, ये अगर 2 लैम्डा है इसके हिसाब से आप लैम्डा कंसीडर करोगे, और उनके जो दो पार्ट्स, जैसे देखो यहाँ पर मैंने बोल दिया अगर ये 2 लैम्डा बाय ज्योमेट्री बताओ ये डिस्टेंस कितना है, सर ये लैम्डा। मैंने सेकंड मिनिमम में कितने हिस्से बनाने के लिए बोला था, सेकंड में 4 हिस्से, यानी देखो ये फर्स्ट वन हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अभी ये लैम्डा है, मैंने बोला अगर ये लैम्डा है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, सर ये हुआ लैम्डा बाय 2, यानी अब कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट बोलो, अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग ये 0 है और इसका देखो ये पावर डिफरेंस इन दोनों का लैम्डा बाय 2 है, यानी ये पहला हिस्सा ले लो और ये नीचे वाला दूसरा हिस्सा ले लो, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में यहाँ पर पॉइंट पावर डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। सिमिलरली नीचे वालों के लिए भी पावर डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय, जैसे इससे यहाँ तक 2 लैम्डा, ये लैम्डा है, यानी ये और ये जब पहुंचेंगे तो इन दोनों में जो पावर डिफरेंस है आप कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट इसके ये वाला और ये वाला, ये 2 लैम्डा है यानी ये लैम्डा, यानी ये कितना आया बोलो, ये आया कितना 1.5 लैम्डा, यानी 3/2 लैम्डा हो गया। 3/2 लैम्डा और लैम्डा में डिफरेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 2, यानी हमारा आंसर पावर डिफरेंस कितना आया लैम्डा बाय 2। यानी सिंपल जी गल है भी अगर पॉइंट पी ते पहुंचना है किसी भी पार्ट तो, अगर मैं सेवंथ मिनिमा बोलना, सेवंथ मिनिमा यानी स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 14 इक्वल पार्ट्स, फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को डिलीट करेंगे, ऐसे नहीं फर्स्ट 14th को डिलीट करेंगे, फर्स्ट सेकंड को डिलीट करेंगे, थर्ड फोर्थ को डिलीट करेंगे, फिफ्थ सिक्स्थ को डिलीट करेंगे, और ये लगातार ऐसे चलता जाएगा और मिनिमम बनेंगे। इन जनरल अगर बोलते हैं सर, तो इन जनरल जो हमारा साइन थीटा है, हम साइन थीटा एन डालें, बी एन की जगह क्या डालें, एन लैम्डा बाई डी, क्योंकि nth मिनिमा तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन लैम्डा, जैसे 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा। दूसरा मैंने ये ट्राइंगल लगा दिया, ये वाला ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल पी सी, इसको हम पॉइंट ओ दे देते हैं, पी सी ओ, इन ट्राइंगल पी सी और टेंजेंट थीटा, ध्यान से देखो खत्म हो गई डेरिवेशन, टेंजेंट थीटा, ये इसको किसी भी मिनिमा या किसी भी मैक्सिमा का इसको वाई एन कह देते हैं, दिस इज वाई दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये और ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, मैंने लिखा था शुरू, स्लिट और स्क्रीन के डिस्टेंस डी है, कैपिटल डी। तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड साइन थीटा हमने जनरल कंडीशन निकाली हुई है, तो इन जनरल थीटा बहुत छोटा है तो ये दोनों बराबर हैं, यानी एन लैम्डा बाई डी इज इक्वल टू वाई एन बाई डी, यानी nth मिनिमा इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन इज एन लैम्डा डी बाई डी,
ओह सर ये तो सेम आंसर था इंटरफेरेंस का, लेकिन ये आंसर मैक्सिमा का था। उसमें जो डिफ्रैक्शन में मिनिमा का आंसर है वो उसके मैक्सिमा का आंसर था। वाई कैप, वाई इज द पोजीशन ऑफ एनी मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। अगर मैंने थर्ड मिनिमा बोलना तो मैंने 3 पाऊंगा, और ये पोजीशन ऑफ थर्ड सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगी। यानी ये हमारा मिनिमा का कंडीशन था। मिनिमा आ गया, मैक्सिमा 2 लाइन में खत्म हो जाएगा क्योंकि मिनिमा को टाइम ज़्यादा लगता है। अब मैक्सिमा कब बनेगा, पूरी यही कंडीशन है, इसको नोट कर लेना। तो अभी मैक्सिमा का देखो, इसको सिर्फ 3 और 4 मिनट्स लगने खत्म हो जाना। मैक्सिमा तब बनेगा जब यहाँ पर वो कैंसिल हो के नहीं सारा इफेक्ट, सर सारा इफेक्ट कैंसिल ना हो। ये देखो ये वाला, ये हमारा BN था। अब इसमें पहला मैक्सिमा, आप ये बताओ यहाँ पर पावर डिफरेंस कितना होता है, 0। फेज डिफरेंस भी 0 होता है। सेंट्रल मैक्सिमा में पावर डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस दोनों कितने होते हैं, 0। अब हम क्या बोलेंगे, ये जो BN है फर्स्ट मैक्सिमा सेकेंडरी बोलना। ये फर्स्ट मैक्सिमा नहीं है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। ये कौन सा मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा कौन सा, सेंट्रल मैक्सिमा है। फर्स्ट मैक्सिमा बोलेंगे तो आप ये बोलेंगे BN इज इक्वल टू 3 λ/2। सर ये क्या बोल दिया, ये वाला डिस्टेंस देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस, ये जो पावर डिफरेंस है। अब ये BN लैम्डा नहीं है, पहले मिनिमम में ये क्या था लैम्डा, दूसरे मिनिमम में 2 लैम्डा, तो दोनों के बीच में लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में कितना आएगा 1.5 लैम्डा, यानी 1.5 लैम्डा मींस 3/2 लैम्डा। दिस इज द पावर डिफरेंस। इस पॉइंट P पे, अब ये मैं इसको मैक्सिमम मार रहा हूँ, इसके और इसमें ये जो पावर डिफरेंस है 3 λ/2। तो सर ये कैसे पावर डिफरेंस 3 λ/2, इसको ऐसे बोलेंगे, सुनो। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए स्लिट इज assumed to be divided into 3 equal parts। assumed to be divided, it is not divided, yet we are defining this one। भी ये पहला मिनिमा या पहला मैक्सिमा है, या तीसरा मैक्सिमा या चौथा मैक्सिमा है, उसके लिए हम ऐसे समझाते हैं भी स्लिट को ऐसे सोचो भी स्लिट को ऐसे हिस्से कर दिए, करने नहीं है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट से लाइट ही ऐसी जाती है उन पॉइंट्स पे। अब मैंने बोला भाई मैंने इसको 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर दिया, कितने हिस्से में, 3 इक्वल पार्ट्स में। अब हुआ क्या, ये 3 λ/2 है, यानी अब ये देखेंगे तो ये λ/2, ये लैम्डा हो जाएगा, और ये 3 λ/2। यहाँ पर ये कितना आ गया, ये लैम्डा है, और ये कितना हो गया, दैट इज 3 λ/2, दिस इज λ/2, दिस वन इज लैम्डा, दिस इज 1.5 लैम्डा। तो ये पावर डिफरेंस है। देखो अब एक बात बताओ, यहां पर और यहां पर पावर डिफरेंस, ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, ऊपर देखो, इसका और इसका पॉइंट P तक रीच करने के लिए पावर डिफरेंस है λ/2, यानी ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट को यहाँ पर काट देंगे। एक का क्रस्ट है, एक का ट्रफ है, एक का क्रस्ट है और एक का ट्रफ है। और अगर मैं ये बोलूं इसके नीचे आ जाओ और इसके नीचे आ जाओ, ये दोनों पॉइंट पे पावर डिफरेंस भी कितना होगा, λ/2। ठीक है, λ/2 हो जाएगा, तो ये भी λ/2 हो गया। लेकिन अगर इसके नीचे पॉइंट पे जाएं, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट जो है ये नहीं कट रहा, ये खाली का खाली बैठा है इधर। इसका और इसका पावर डिफरेंस λ/2 है, यानी इसमें 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड किया, कितने हिस्से में, 3 हिस्सों में। पहले के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट को काटेंगे पूरे का पूरा, वो पूरा खत्म कर देंगे उसको। पहला 2 पॉइंट खत्म, दोनों पार्ट, यानी तीसरा पार्ट रह जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ इसके कारण इस पॉइंट पे हमें लाइट नजर आनी है, सिर्फ तीसरे पोर्शन के कारण, क्योंकि स्लिट इज assumed to be divided into 3 equal parts। तो जो हमारा साइन थीटा 1 डैश लिख दिया, मैक्सिमा के लिए डैश डाल दिया ऊपर, BN की जगह 3 λ/2 और D तो D है, BN की जगह हमने 3 λ/2, यानी इसको मैंने, ध्यान से सुन लो यार, पहले 2 हिस्से ना एक दूसरे को काट देंगे क्योंकि उन दोनों में पावर डिफरेंस λ/2 है पॉइंट P के लिए। तीसरा पॉइंट, जो तीसरा पार्ट है वो बैठ जाएगा, उसको कोई काटने वाला है नहीं। अब मैंने सेकंड मैक्सिमा बनाना है, तो साइन थीटा 2 जो होगा ये 5/2 λ/d हो जाएगा। यानी नाउ द स्लिट इज डिवाइडेड टू 5 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स, मैक्सिमा बनना है ना, तो ऑड में पार्ट डिवाइड होने हैं। पहले कितने थे, 3, पहले मैक्सिमा में 3, पहले और 2 खत्म, तीसरे के कारण फ्रिंज बनी थी ब्राइट। अब जब सेकंड मैक्सिमा बनना है तो इट स्लिट इज डिवाइडेड टू 5 इक्वल पार्ट्स। पहले ने दूसरे को मारा, तीसरे ने चौथे को मारा, 5 कौन सा रह गया, मैक्सिमा बना गया। यानी अब इसकी इंटेंसिटी पहले से कम हो गई। पहले स्लिट की थर्ड पार्ट से लाइट थी, अब स्लिट की कौन से पार्ट से लाइट है, सिर्फ फिफ्थ पार्ट से। अगर मैं बोलूं, अगर मैंने 7th मैक्सिमम बनाना है, कौन सा मैक्सिमम,
7th मैक्सिमा। तो इन जनरल है, जैसे इसमें हमने लिखा है, इसको मैं जनरल फॉर्मूला लेकर आता हूँ, sin थीटा n इक्वल टू 2n+1, नीचे लिखते हैं इसको, sin थीटा n डैश 2n+1 लैम्डा बाय 2d। अगर मैं इसकी वैल्यू देखो, सबसे पहला जो हमारा मैक्सिमा था, n की वैल्यू 1 डालें, 2 1 जा कितना हुआ 2, 2 + 1 कितना हुआ 3, 3/2 लैम्डा d, ये आ गया। ये पहला मैक्सिमा, n की जगह 2 डालो, 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2, ये सेकंड मैक्सिमा आ गया। इन जनरल वही ट्रायंगल लेना है, टेंजेंट थीटा n डैश इज इक्वल टू कितना y n डैश कर दो, क्योंकि ये मैक्सिमा का डिवाइड बाय d, क्योंकि ये डिस्टेंस तो d रहना है। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो y n डैश हमारा आ जाएगा 2n+1 लैम्डा d बाय 2d। दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। यानी अगर मैं एक चार्ट बना, हम डब्बा सा बना के याद करते हैं, इसको आपने याद करना है। इन द केस ऑफ इंटरफेरेंस और इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन, दोनों रिजल्ट यहीं से याद करना है। दिस इज पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड दिस इज पोजीशन ऑफ मिनिमा। तो याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, इंटरफेरेंस में जो मैक्सिमा की पोजीशन थी वो थी n लैम्डा d बाई d, एंड इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा की कंडीशन है दैट इज n लैम्डा d बाई d। एंड इंटरफेरेंस में जो मिनिमा की पोजीशन थी उसमें थोड़ा सा फर्क है रिजल्ट में, वो थी 2n-1 लैम्डा d बाई 2d, और इधर जो रिजल्ट है मैक्सिमा की वो n माइनस की जगह +1 है लैम्डा d बाई 2d। तो दीज रिजल्ट करीब करीब क्रॉस है, रिजल्ट करीब करीब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो बस इसको याद कर लो। तो दैट्स ऑल।